नमस्कार दोस्तों। तो आज की ये क्लास हमारी रहने वाली है हिंदी व्याकरण की, जिसमें मैं आपको जिनका भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, तो उन लोगों के लिए क्या है, ये क्विक रिवीजन है। किसी भी के लिए भी हो सकता है, जिसमें पूरा हिंदी है, पूरा हिंदी हम लोग कवर करने वाले हैं, जिससे आपका पूरा हिंदी का संपूर्ण इसमें रिवीजन हो जाएगा। जैसे वर्ण विचारों वर्ण वाला हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, संज्ञा सर्वनाम हो गया, विशेषण और क्रिया विशेषण हो गया, लिंग वचन काल हो गए, वाक्यों की जोड़ियाँ हो गई, अलकारी शब्द हो गए, रचना के आधार पर वाक्य भेद हो गए, काव्य सौंदर्य रस इसमें हो जाएंगे, इसमें अलंकार हो जाएंगे, इसमें छंद हो जाएंगे। मतलब एक तरह से मैं आपको एक क्या कराने वाला हूँ, इसमें पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। यदि वीडियो ठीक लगता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, परीक्षा के लिए का वर्णमाला से काव्य सौंदर्य तक रिवीजन की सीट है, 100% परीक्षा उपयोगी है, ट्रिक और नियम के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, हम लोग इसमें देखते हैं अध्याय 1 हमारा क्या है, वर्ण विचार यानी वर्णमाला से संबंधित है। तो इसमें क्या लिखा गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है लिखित इकाई। पहली कौन सी होती है? पहली होती है हमारी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है हमारी, होती है वर्ण। कौन सी होती है? वर्ण। और मौखिक इकाई कौन सी होती है? मौखिक। मौखिक कौन सी है? मौखिक होती है हमारी ध्वनि। इसमें ये दिया नहीं था, तो मैं इतना आपको जहाँ जहाँ भी थोड़ा बहुत छूटा हुआ होगा वो आपको देते जाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्णमाला में कुल वर्ड कितने होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। इनमें से स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर हमारे होते हैं 11। कुल कितने होते हैं? 13 होते हैं। इसमें अंग और आहा को भी ऐड कर लिया जाता है, तो कितने हो जाते हैं? ये यूपी पुलिस का रिवीजन जो पेपर जब कैंसिल हो गया था उसके बाद जब दोबारा लिया था तो उसमें इसका आंसर 13 माना गया, उसमें कुल दिया गया था तुल। इसमें से मूल स्वर में से हस्त स्वर कौन से होते हैं? 4, छोटा, छोटी, छोटा और ऋषि, और बाकी सभी किस्म कौन होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। उसके बाद व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 35। 35 में से 33 में से कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? का से लेके पावर तक होते हैं। का खा गा अंगा, का खा गा घा अंगा। उसके बाद चा छा जा झा अइया। उसके बाद ता ठा डा ढा ड़ा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ता था दादा ना। उसके बाद कौन सा होता है? ता था दा धा ना। उसके बाद पा फा वा भा मा। ये हमारे कौन से होते हैं? ये वर्गीय व्यंजन होते हैं, जो कि कितने हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये 4 कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। 4 हमारे कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 4 कौन से होते हैं हमारे? अंत्यस्थ। तो अंत्यस्थ में देखना है अंतस्थ कौन से हैं? या रा ला बा। तो इसमें से या और बा को क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। या और बा को क्या बोलेंगे? अर्धस्वर बोलते हैं। या और बा को क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। अर्धस्वर। जो रा होता है, रा को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकंपित बोलते हैं। रा को क्या बोलते हैं? प्रकंपित। रा को क्या बोलते हैं? प्रकंपित और लुंठित। रा को ही क्या बोलते हैं? प्रकंपित और लुंठित। ये जो है ला को बोलते हैं हम लोग पार्श्विक। थोड़ा गलती हो गया है यहाँ पे। ये रा क्या है? रा क्या है हमारा? पार्श्विक है। रा है हमारा पार्श्विक। और या और बा अर्धस्वर हो गए। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसमें व्यंजन कौन से होते हैं? सा सा हा। उसमें व्यंजन कौन से हैं? सा सा। और संयुक्त कौन से होते हैं? छ त्र ज्ञा। तो छ किससे मिलकर बना हुआ है? छ त्र ज्ञा। और उसके बाद कौन सा है? स्रा। तो छ किस से मिलकर बना हुआ है? छ बना हुआ है आधा का प्लस सा से। त्रा किससे मिलकर बना हुआ है? आधा ता प्लस रा से। ज्या किससे मिलकर बना हुआ है? आधा जा प्लस अय्या से। उसके बाद स्रा किससे मिलकर बना हुआ है? स्रा मिलकर बना हुआ है इस वाले सा से प्लस रा से। तो ये मानो ये सभी चीज़ आपको पूरा दिखा दिया है। उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? उसके बाद देखने वाले हैं हम लोग क्या? व्यंजन। उसके बाद देखने वाले हैं क्या? घोष। ये होगा हमारे कौन से? अभी देखते हैं हम लोग क्या? घोष। घोष और अघोष क्या होता है? घोष और अघोष हम लोग क्या देखेंगे? अब घोष और अघोष। देखिए, घोष प्राण, घोष और अघोष कौन सा होता है? अघोष होता है वर्ड का पहला दूसरा अघोष में, और सा ये 3 सा। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या होती है 13। सघोष कौन से होते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा। वर्ग कौन सा है? का खा गा लिखा था, का खा गा पापा बाबा माँ, ये माँ तक लिखा था, माँ तक। तो ये वाला पहला वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये लास्ट वाला, ये पाँचवा। तो इसको बोलते हैं वर्ग। तो ये वाले हैं वर्ग। तो इसमें क्या है? वर्ग का पहला दूसरा और साथ इनकी संख्या कुल कितनी हो गई? 13। इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 13। उसके बाद देखते हैं सघोष। तो सघोष कौन से होते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा प्लस या रा ला
व हा प्लस सभी स्वर, इनकी कुल संख्या कितनी हो गई 31। ये कितने हो गए 31। अब देखते हैं कौन सा अल्पप्राण। तो अल्पप्राण कौन से होते हैं, पहला तीसरा पांचवा, उसके बाद कौन से होते हैं या रा ला बा, और पहला वाला उपक्षिप्त ये वाला डा प्लस सभी स्वर। महाप्राण कौन से होते हैं, दूसरा चौथा प्लस उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तीनों सा सा, ये कितने हो गए उसमें व्यंजन सा हा प्लस दूसरा वाला उच्छिप्त। तो इनकी संख्या कितनी होती है, महाप्राण की संख्या कितनी होती है 15, अल्पप्राण की कुल संख्या कितनी होती है 31। तो ये वर्णमाला सब टॉपिक आपका पूरा हो गया है। इससे आपका कहीं भी लगभग जितना है इससे आपका बन जाएगा। तो वर्णमाला का मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अध्याय 2 क्या है, शब्द निर्माण। इसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग, संधि, ज्वाइनिंग लेटर। तो संधि की सबसे पहले क्या देखते हैं, परिभाषा क्या है, दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन, विकार को ही क्या बोलते हैं परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। स्वर संधि कितनी कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होगा, स्वरों का मेल होगा, जैसे विद्या प्लस आलय, तो विद्या लास्ट में ये आ रहा है, इसमें शुरुआत में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा विद्यालय। व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन या स्वर प्लस व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं, व्यंजन संधि बनती है। विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग इसको बोलते हैं क्या, विसर्ग। तो इसमें क्या होगा, विसर्ग का मेल होता है, मनहा प्लस रस, जिसमें ये आ जाता है। अब हम लोग देखने वाले क्या है, स्वर संधि की पहचान। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, वो 5 प्रकार की होती है। कौन सी, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, आयादी, ये 5 प्रकार की संधि होती है। दीर्घ में क्या रहेगी, दीर्घ स्वर संधि में क्या रहेगा, बड़ा आ की मात्रा आती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ रहेगी। जैसे परीक्षार्थी में क्या है, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा। भू प्लस ऊर्जा में क्या है, ये भू, बड़ा ऊ है तो भूर्जा हो जाएगी। गुण स्वर संधि में क्या रहेगी, एक मात्रा रहेगी, कौन सी, ए और ओ, या अर की ध्वनि आती है। जैसे रमेश में कौन सी क्या है, ये एक मात्रा है, ये एक मात्रा है इसमें रमेश में। महोदय में कौन सी मात्रा है, ये ओ वाली मात्रा है। देवर्षि में किसकी ध्वनि आ रही है, देव अर्षि, तो अर की ध्वनि आ रही है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। वृद्धि में क्या रहेगी, कोई चीज़ वृद्धि हो गई तो यहाँ पे कौन सी एक मात्रा है, यहाँ पे 2 मात्राएं रहेंगी। यहाँ पे कितनी मात्राएं रहेंगी, यहाँ पे 2 मात्राएं रहने वाली हैं। जैसे एक में कितनी मात्रा है, 2 मात्रा हैं। वनौषधि में कितनी मात्रा है, 2 मात्राएं में रहे, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। उसके बाद कौन सा देखने वाला है हम लोग, यड़ स्वर संधि। तो यड़ स्वर संधि क्या होती है, या व रा से पहले आधा वर्ड मिलता है, या व रा से पहले कौन सा मिलेगा, आधा वर्ड मिलेगा। जैसे अत्यधिक, तो या के पहले कैसा है, ता आधा दिख रहा है, वा के पहले ऐसा कैसा दिख रहा है, आधा मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ स्वर संधि। उसके बाद देखते हैं कौन सी, अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में क्या मिलेगा, आय की ध्वनि है, आय, आय, आओ की ध्वनि आती है। जैसे नयन, पवन, तो इसमें मेनली यही पूछा जाएगा, आपको नयन दे देगा, नयन में कौन सी संधि है, दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि, अयादी, तो आपको किसकी ध्वनि आ रही, आय की, तो इसमें क्या लगा देंगे आप लोग, क्या लगाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है, अयादी स्वर संधि। तो ये हमारी संधि चैप्टर की मैंने आपको पूरा रिवीजन करा दिया है। उसके बाद चलते हैं हम लोग किस पे, नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा समास का संक्षिप्तीकरण। समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं, समास होते हैं हमारे 6 प्रकार के। पहला है बहुब्री समास, कितने हैं, बहुब्री, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष और कमधा है। तो पहला इसमें कौन सा है, इसमें है, हम लोग पहले देखते हैं बहुब्री समास। बहुब्री समास में क्या रहता है कि तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे पहला और दूसरा नहीं रहेगा, कोई तीसरा पद प्रधान रहता है इसमें। जैसे गजानन, मतलब गज का आनन है जिसका, यानी गज का आनन है मतलब क्या है, गणेश, तो ना ही इसमें गज प्रधान है ना ही आनन यानी मुख प्रधान है, क्या है, गणेश जी का बात हो रहा है। दशानन यानी 10 हैं जिसके आनन, यानी 10 हैं जिसके साथ, तो ना ही यहाँ पे 10 प्रधान है ना ही इसके आनन यानी मुख प्रधान है। क्या प्रधान है इसमें, रावण, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बहुब्री समास। उसके बाद देखते हैं कौन सा, द्वंद्व। द्वंद्व में क्या रहता है, दोनों पद प्रधान रहते हैं। द्वंद्व में कितने पद प्रधान रहेंगे, द्वंद्व में रहते हैं दोनों पद प्रधान मिलते हैं। द्वंद्व में क्या रहता है, दोनों पद प्रधान रहेंगे। जैसे और या फिर ऐसे लगा हुआ, ये वाला डैश आपको मिलेगा। तो जैसे रात दिन, तो क्या बोलते हैं इसको, रात और दिन। माता पिता यानी माता और पिता, ये इसकी पहचान है। ये वाला हो गया, दिन और रात हो गया। उसके बाद तीसरा वाला हमारा कौन सा है, तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है, पहला पद संख्यावाचक यानी नंबर होगा। जैसे चौराहा, तो चौराहा में क्या आ रहा है, साउंड किसकी आ रही है, चौराहा यानी 4 राहों का समूह। ये क्या है, एक प्रकार से समूह का बोध कराता है, ये किसी चीज़ की क्या कराता है, समूह का बोध कराता है। जैसे नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, पंचवटी। पंचवटी में क्या है, 5 बटों का समूह। अठन्नी ले लेते हैं, अठन्नी में क्या रहेगा, 8 बटों का समूह। तो ये हो गया हमारा द्विगु समास। उसके बाद देखते हैं कौन सा है हमारा, उसके बाद है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है, इसका पहला पद प्रधान या फिर उपसर्ग रहता है। इसमें क्या आता है, इसके कौन कौन से, इसमें कौन कौन शब्द आते हैं, जैसे क्या क्या आता है, यथा, अनुआ, प्रतिभर, यथावत, नियर आते हैं। क्या आता है इसमें, कौन कौन शब्द आते हैं, अनु, आ, प्रति, अनुआ,
प्रति भर यथा आवत नी हर, ये उपसर्ग के तौर पे मिलते हैं। और क्या मिल सकता है, जैसे इसमें मिलता है दो शब्द एक साथ भी मिल जाते हैं। कैसे, जैसे दो शब्द एक साथ कैसे कैसे, जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ, जैसे कल कल, कल कल, माने दो शब्द एक साथ जिसकी ध्वनि मिलती है वहाँ पे क्या होता है, अब बेभाव समास होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, तो उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग कौन सा, क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में क्या रहता है, विशेषण और विशेष मिलते हैं। इसमें क्या मिलते हैं, विशेषण और विशेष मिलते हैं। ये हम आगे समझने वाले हैं विशेषण और विशेष क्या होते हैं। जिसमें क्या मिलता है जो या के समान की ध्वनि आती है। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। तो इसमें क्या आ जाता है, क्रमधारय समास होता है, मतलब के समान या फिर जिनकी ध्वनि आती है। कनकलता, कनक के समान लता। मृग लोचन यानी मृग के समान आंखें, तो मृग लोचन होता है। मृग लोचन यानी मृग यानी हिरण के समान आंखें, मृग लोचन, ये हो गया। अब हमारा लास्ट कौन सा रहेगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्ह मिलते हैं। जैसे का लोप हो जाता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। वैसे का की के, जैसे जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला, जेब कतरा का क्या हो जाता है, जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला होता है। तो यहाँ पे किस की ध्वनि आ रही, का, ये क्या है, कारक विभक्ति है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे और भी होते हैं, इसमें कितने कारक होते हैं, कारक तो हमारे होते हैं 8, लेकिन यहाँ पे कितने का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ 6 कारक विभक्तियों से इनका क्या बनता है, ये वाला तत्पुरुष समास बनता है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, 6 के 6 समास हो गए हैं। उस पर हम लोग देखते हैं क्या इसमें अपवाद क्या है। अपवाद में क्या आता है, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ क्या है, कर्मधारय, नीलकंठ कर्मधारय समास है। नीला है जो कंठ है, नीला है जिसका कंठ, तो इसमें शंकर जी का नीलकंठ होता है। इसमें क्या है, बहुब्रीहि भी है, यानी शिव जी का है। यदि विकल्प में दोनों है, यदि कर्मधारय भी मिल रहा है और बहुब्रीहि मिल रहा है, तो हम किसको देंगे, हमेशा हम बहुब्रीहि को क्या मानेंगे, सही मानेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो गए, समास का मैंने आपको क्या करा दिया, समास का संपूर्ण रिवीजन करा दिया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारे कौन से, तत्सम और तद्भव शब्द। ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तत्सम और तद्भव। तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, गोल्डन रूल्स याद रखें, बस इसी से आपका हो जाएगा। रूल्स नंबर 1 क्या कहता है कि जहाँ पे छा मिलेगा, जहाँ पे एक ये छा क्षत्रिय वाला छा मिलेगा, वहाँ पे तत्सम होगा। और जहाँ पे छा किस में बदल जाता है, खा या छा में बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव रूप हो जाता है। जैसे अक्षर क्या है, अक्षर में क्या मिल रहा है, क्षत्रिय मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। अक्षर का ही क्या हो जाता है, आखर हो जाता है। अक्षर तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाता है, आखर। परीक्षा में क्या मिल रहा है, छा मिल रहा है, परीक्षा का तद्भव क्या हो जाएगा, परख। उस पर दूसरा रूप क्या है, वाह जहाँ मिलेगा वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा। वाह किस में बदल जाता है, वाह बकरी वाले वाह में बदल जाता है। जैसे वर्षा, जैसे यहाँ पे शब्द है, एक है शब्द है वर्षा, तो यहाँ पे ये वकील वाला वाह आ रहा है, तो ये क्या है, तत्सम है। लेकिन इस वाले में बरसात, इसका तद्भव क्या होगा, बरसात, यानी ये वाला वाह हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव। जैसे बधू का तद्भव क्या बनेगा, बहु बन जाएगा। ये वाला सा हो गया, ये वाला सा किस में बदल जाता है, इस सपेरे वाले सा में। जैसे श्यामल का क्या हो गया, सांवला। शकुन का क्या हो गया, सगुन। उसके बाद लास्ट चंद्रबिंदु, जिस पे ये वाली क्या मिलेगी, चंद्रबिंदु मिलती है, वो हमेशा क्या रहता है, हमेशा तद्भव होता है। जैसे ये एक चांद हो गया, इसका क्या बदल जाता है, चंद्र। ये वाला कैसा है, तत्सम है, ये वाला क्या है, तत्सम है, ये वाला है तद्भव। जैसे ग्राम का क्या हो जाएगा, गाँव, तो ये कैसा हो, तद्भव है, ये कैसा है, तद्भव है। और ये क्या है, तत्सम है, तत्सम, ये हो गया। क्विक तत्सम क्या होता है, तत्सम तत् प्लस सम, यानी संस्कृत के समान। जैसे शुद्ध जो संस्कृत के जो शब्द हैं उनको सीधे के सीधे हिंदी में ले लिया, उनको क्या बोलते हैं, तत्सम। तद्भव कौन से होते हैं, तत् प्लस भाव, संस्कृत से उत्पन्न, यानी परिवर्तन, जिनमें संस्कृत के बेशब्द जिनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करके हिंदी में लाया गया, उनको क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये आपका तत्सम तद्भव शब्द हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चल रहा है हम लोग को किस पे, नेक्स्ट चल रहा है हमको विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। संज्ञा कौन कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जैसे व्यक्तिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक क्या रहेगा, जैसे किसी व्यक्ति विशेष या स्थान का नाम क्या होता है, व्यक्तिवाचक, राम, दिल्ली, गंगा। जातिवाचक क्या रहता है, जो संपूर्ण जाति या उपजाति का बोध कराता है, या फिर जिसके जैसे ओस और हों। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाता हूँ इसके बारे में। व्यक्तिवाचक के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। इसके लिए 3 कंडीशन है। ये क्या रहेगा, हमेशा दृश्य रहेगा। ये हमेशा कैसा रहेगा, एक वचन रहता है, हमेशा एक वचन रहेगा। वो दुनिया में विशेष और अकेला होगा। दुनिया में कैसा रहता है, ये
विशेष रहेगा और अकेला रहेगा। दुनिया में विशेष और अकेला, ये तीन चीज़ें आपको किसमें फुलफिल करना है, व्यक्तिवाचक में। दृश्य रहेगा मतलब राम है वो दिखता भी है, ये राम का राम वो बहुवचन नहीं बन सकता है, राम मतलब एक वचन भी है, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है जो इस पर फुलफिल करना है। दृश्य रहना दुनिया में विशेष और अकेला होगा, जिसके जैसे और नहीं होंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग कौन सा देखते हैं, उसके बाद देखने वाले हैं हम लोग कौन सा, जातिवाचक। जाति क्या होता है, जो नामों की जाति या संपूर्ण जाति या उपजाति का बोध कराता है। इसमें इसका ट्रिक क्या है, ये कैसा रहेगा, दृश्य रहेगा, दृश्य रहेगा। इसका बहुवचन बन सकता है, इसका क्या हो सकता है, बहुवचन बन सकता है। और जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और हों। जैसे लड़का है, लड़का एक वचन है, लड़का का बहुवचन बन सकता है, लड़का दिखता है यानी दृश्य भी है, बहुवचन बन सकता है, लड़का का लड़के हो सकता है। और जिसके और हो तो लड़के के जैसे कई और लड़के होते हैं। तो ये वाला क्लियर हो गया होगा पॉइंट। उसके बाद कौन सा है, भाववाचक। भाववाचक क्या रहेगा, भाववाचक ये रहेगा कि हमेशा कैसा रहेगा, अदृश्य रहेगा यानी दिखता नहीं है, अदृश्य रहेगा। हमेशा एक वचन रहेगा, एक वचन, और जिसको प्लेट में ना दिखा सकें, प्लेट में ना परोस सकें, प्लेट में ना परोस सकें। तो प्लेट में नहीं परोस सकते हैं इसको। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, एक भाव है, अंदर का भाव है, हमारे अंदर का क्या है, एक भाव होता है। बूढ़ा क्या होता है, बूढ़ा विशेषण होता है, बुढ़ापा क्या होता है, भाव होता है। बूढ़ा हो गया। ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, ईमानदारी हमारे अंदर का एक भाव है, प्रत्यय जोड़कर भी बनती है। इसमें क्या है, ईमानदार से ईमानदारी बन गया है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो तीन मैंने आपको बताई है। द्रव्यवाचक क्या होता है, मेटेरियल वाचक, जिसमें नाप तोल की बात होती है। इसमें किसकी बात होती है, नाप तोल की बात होगी, हमेशा किस चीज़ की होगी, नाप तोल में होगी। सोना, पानी, हवा। पानी को कैसे हम लोग खरीदते हैं, 1 लीटर हो गया, मतलब हवा को भी किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। समूहवाचक में हुआ, समूह का बोध कराएगा। जैसे सेना हो गया, गुच्छा हो गया, परिवार हो गया, मतलब जो एक पूरे समूह का बोध कराता है। तो क्या आपकी संज्ञा पूरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखना हम क्या, सर्वनाम। तो आइए अब हम लोग देखेंगे क्या, सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त कुल 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम है कितने, सर्वनाम के भेद 6 हैं, इसके भेद 6 हैं, और सर्वनाम संख्या कितनी है, मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 है। देखिए इसमें से भेद 6 कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक में भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम कौन होता है, जो कहने वाला है, वक्ता। मध्यम पुरुषवाचक कौन होता है, सुनने वाला। मध्यम पुरुषवाचक कौन होता है, सुनने वाला। अन्य पुरुषवाचक कौन होता है, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, वो कौन सा होता है, अन्य पुरुषवाचक होता है। तो ये पुरुषवाचक हो गए। उसके बाद कौन सा रहेगा हमारा, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या होगा कि वह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात करेगा। जैसे यह और वह होता है, इसमें क्या मिलेगा जी, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह क्या है, यह मेरा घर है। तो इसमें क्या है, निश्चय है कि यह, वह मिलेगा तो क्या है, निश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक में क्या रहेगी, कोई चीज़ निश्चित नहीं रहती। जैसे अनिश्चयवाचक में क्या मिलता है, कोई और कुछ मिलता है। प्रश्नवाचक में क्या मिलता है, कौन और क्या मिलता है। संबंधवाचक में क्या मिलता है, जो सो, जैसा तैसा। निजवाचक में क्या मिलेगा, स्वयं, खुद, अपने आप। ये सब चीज़ें मिलती हैं किसमें, निजवाचक में। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया है, अध्याय 6 विकारी शब्द, संज्ञा और सर्वनाम हमने समझ लेते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विकारी शब्द, विशेषण और क्रिया। इसमें क्या है, विशेषण। विशेषण के क्या टाइप होते हैं, विशेषण के 4 टाइप होते हैं। कौन सा, पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है प्रमाणवाचक, चौथा है सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में क्या होगा, आपके अंदर के गुण बताए जाते हैं। जैसे गुण हो गए, गुण, नया, लाल, गोल, बुराई, अच्छाई इत्यादि। संख्यावाचक में क्या रहेगा, निश्चित रहेगी। ये भी, इसके कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या रहेगी, कोई चीज़ निश्चित रहती है, जैसे 10 किले हो गए। अनिश्चित वाचक में क्या होगा, कुछ लोग हो गए, यानी कोई चीज़ निश्चित नहीं रहेगी। प्रमाणवाचक में भी क्या होती है, निश्चित चीज़ रहती है, एक अनिश्चित रहती है। निश्चित में जैसे 2 लीटर दूध, थोड़ा पानी, तो ये थोड़ा हो गया, अनिश्चित हो गया, और 2 लीटर आए, निश्चित चीज़ हो गई। देखिए यहाँ पे क्या है, सर्वनाम विशेषण। सर्वनाम विशेषण क्या होता है, संज्ञा से ठीक पहले आने वाले सर्वनाम। जैसे यह लड़का, जैसे यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। तो इसमें क्या है, यह क्या है, एक सर्वनाम है। यह क्या है, सर्वनाम है। कार क्या है, संज्ञा है।
तो सर्वनाम क्या है, संज्ञा से पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, संज्ञा से तुरंत पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होते हैं, जो विशेष की विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण जो विशेष की विशेषता बताते हैं, जो विशेष की विशेषता बताते हैं। विशेष कौन कौन से होते हैं, जैसे संज्ञा और सर्वनाम। विशेष में क्या आता है, संज्ञा और सर्वनाम, जो विशेष की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण क्या कहलाते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले। जैसे राम बहुत अच्छा है, तो इसमें राम क्या है, राम क्या है, एक संज्ञा है। इसमें राम क्या है, राम एक क्या है, राम क्या है, इसमें विशेष है, विशेष संज्ञा और सर्वनाम है, तो ये क्या हो गया, ये विशेष हो गया। वो कैसा है, अच्छा है, तो ये उसकी विशेषता हो गई, तो ये क्या है, विशेषण। ये क्या है, विशेषण। बहुत अच्छा है, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण। प्रविशेषण, ये क्या हो गया हमारा, प्रविशेषण। अब देखते हैं हम लोग क्या है, क्रिया। तो क्रिया क्या होती है, क्रिया मेनली दो जगह से प्रश्न बनता है, एक बनता है सकर्मक से, एक अकर्मक से। अकर्मक क्या होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है, जैसे राम सो रहा है। सकर्मक में क्या है, जिसमें कर्म है, जैसे राधा पत्र लिखती है। इसकी एग्जाम में ट्रिक क्या है, सकर्मक है, अकर्मक को कैसे पहचानेंगे, क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करें। क्रिया से पहले क्या करना है, क्या और किसको लगाकर प्रश्न पूछना है। जैसे उत्तर मिले तो सकर्मक हो जाएगी, और उत्तर ना मिले तो कौन सी हो जाएगी, अकर्मक। जैसे राम फल खाता है, तो राम क्या खाता है, राम क्या खाता है। यहाँ पे क्रिया क्या है, खाना, तो क्रिया के पहले हमने क्या लगा लिया, क्या। तो राम क्या खाता है, इसका उत्तर मिल रहा है, जैसे फल खाता है, भोजन खाता है, रोटी खाता है, आम खाता है, इसका आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। यदि उत्तर ना मिले, जैसे अकर्मक, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, राधा हंसती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, राधा क्या हंसती है। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, राधा क्या हंसती है। इसका हमको जवाब मिल रहा है कि कोई नहीं मिल रहा है, राधा क्या हंसती है, हंसी हंसती है, नहीं, तो इसका जो जवाब नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक पूरा समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, शॉर्ट आपका रिवीजन टाइप का है। उस पर चलते हैं हम लोग क्या, लिंग वचन और काल। लिंग वचन और काल को हम लोग समझते हैं। लिंग क्या है, इसमें क्या है, स्त्रीलिंग। लिंग कितने होते हैं, दो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। इनमें पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं, दिनों के नाम हो गए, सोमवार मंगलवार, महीनों के नाम हो गए, पर्वतों के नाम हो गए, देशों के नाम हो गए। ग्रहों के नाम किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग किस में आते हैं, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, भाषाओं बोलियों के नाम किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। मेरा, मेरी, या अच्छा है अच्छी लगा कर देखें, जैसे मेरी पुस्तक, तो मेरी पुस्तक कैसी है, स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो मेरा है मेरी लगा कर देख सकते हैं, अच्छा है अच्छी लगा कर देख सकते हैं, इससे हम लोग को पता चल जाएगा लिंग के बारे में। फिर देखते हैं वचन। वचन एक वचन बहुवचन सब लोग समझते हैं, लेकिन किस में आता है, जो हमेशा बहुवचन, जो ट्रिक क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, सरल नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं वो कौन कौन से हैं, प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, होश। ये हमेशा इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गया थोड़ी बोलते हैं, तो ये क्या है, हमेशा बहुवचन में। हमेशा एक वचन में आने वाले कौन से हैं, जनता, माल, सामग्री, सोना, पानी, ये हमेशा क्या है, हमेशा एक वचन में इनका प्रयोग होता है। फिर देखते हैं काल। काल क्या है, काल की सीट क्या है, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। जैसे सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, इसमें क्या था, रहा था, पूर्ण भूतकाल चुका था मिलेगा, संदिग्ध भूतकाल में होगा मिलेगा, हेतु हेतु बंध में क्या रहेगी, शर्त रहेगी। जैसे यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता। अब है वर्तमान काल में कौन कौन से हैं भेद रहे थे, 5, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव। और इसमें भविष्य में कहते हैं सामान्य, संभाव, हेतु हेतु मत, भूतकाल। तो इसके भेद है, इनका वर्णन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट सा रिवीजन करा रहा हूँ। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट अध्याय, हमारा अध्याय नंबर 9, कारक। तो कारक में क्या है, वाक्यों की कड़ियाँ, इसको क्या बोलते हैं, वाक्यों की कड़ियाँ। क्या है, इसके देखो 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं हमारे, 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं हमारे, 8 कारक होते हैं। पहला कर्ता, 1 2 2 3 4 5 6 7 8। पहला है कर्ता, इसकी विभक्ति कौन सी होती है, ने। क्रिया करने वाला क्या होता है, कर्ता। कर्म, कर्म की विभक्ति क्या होती है, ये जो है ये क्या है, विभक्तियाँ। क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है, कर्म। करण क्या होता है, से या के द्वारा। क्रिया का साधन या माध्यम होता है, क्रिया को करने का साधन या माध्यम होता है। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है, को या के लिए। देने के भाव से होता है संप्रदान, यानी देने के भाव से। अपादान क्या होता है, से, इसकी विभक्ति क्या है, से। इधर भी क्या है, से, लेकिन इधर क्या है, अलग होना, डरना या तुलना करने में किसका प्रयोग होता है, से का प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या है, क्रिया का साधन में से है। संबंध क्या होता है, का, की, के, नान, नानी, ने, रारी, रे। संज्ञा का दूसरी से संबंध बताता है। अधिकरण की विभक्ति क्या मिलेगी, मैं, पर
क्रिया का आधार या स्थान बताता है। संबंध में क्या होता है, हे अरे पुकारने में इसका प्रयोग होता है। करण वर्सेस अपादान, ये है करण वर्सेस अपादान। करण में भी से है, यहाँ पर भी से है। करण यानी से यानी जुड़ाव या साधन दिखाता है। जैसे राम कलम से लिखता है, यानी इसका साधन क्या होगा, कलम क्या हो गई, साधन हो गई कि लिखता है, किससे लिखता है, कलम से लिखता है। अपादान में क्या है, अलगाव की स्थिति रहती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से क्या हो गया, पत्ता अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या है, अपादान कारक हो गया। तो अपादान कारक हमारा चैप्टर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा, अध्याय 10। अध्याय 10 है अभिकारी शब्द यानी अव्यय जो नहीं बदलते हैं। इसका परिभाषा क्या है, जो लिंग वचन काल कारक के कारण कभी नहीं बदलते हैं उनको क्या कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। ये कितने हो गए हैं, 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। ठीक है, तो क्रिया विशेषण कौन होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ, यहाँ स्थान में क्या आता है, जैसे यहाँ वहाँ इधर उधर। काल में कैसे हो गया, आज कल परसों, ये काल हो गया। परिमाण में क्या है, कम। रीति में क्या आता है, रीति मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ये क्या होगा, रीतिवाचक होता है। क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। फिर दूसरा कौन सा है, समुच्चय बोधक, दो शब्दों वाक्यों को जोड़ता है। जैसे और, तथा, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, ये क्या है, समुच्चय बोधक होता है हमारा। संबंध बोधक कौन सा होता है, संबंध बोधक होता है जो संज्ञा सर्वनाम का वाक्य से संबंध बताता है। जैसे के पास, के ऊपर, के साथ। एग्जाम्पल, घर के पास मंदिर है, तो क्या दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। घर का किससे संबंध बता रहा है, मंदिर से। उस पर क्या है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होता है, हर्ष शोक घृणा प्रकट करते हैं। इसमें क्या होता है, हर्ष शोक घृणा प्रकट करते हैं। जैसे वाह, अरे, हाय, ये शब्द इसमें मिलते हैं। निपात क्या होता है, वाक्य पर विशेष बल देने वाले शब्द होते हैं। जैसे तक, मत, भी, ही। उदाहरण, गांधी जी को बच्चे तक जानते थे। बच्चे जो तक आ रहा है इसी को क्या बोलते हैं, निपात बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अभिकारी शब्द निपात कंप्लीट हो गया। उस पर नेक्स्ट चलते हैं, क्या है हमारा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और विराम चिन्ह पढ़ेंगे हम लोग इसमें। वो वाक्य संरचना, वाक्य संरचना में क्या होता है, पहला होता है, एक होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या मिलता है आपको, एक उद्देश्य प्लस एक विधेय मिलता है। जैसे राम खेलता है, तो ये क्या हो गया, हमारा सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, दो स्वतंत्र वाक्य योजक से जुड़ा रहता है, वाक्य ओजक से जुड़े रहता है। ठीक है, इसके कीवर्ड कौन कौन से मिलते हैं, देखिए, और, तथा, या, इसलिए, किंतु, परंतु। ये शब्द जहाँ मिल जाएंगे वहाँ कौन सा शब्द, कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। फिर कौन सा है, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है प्लस दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। इसके कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। जहाँ पर भी आपको क्या मिले, की, जो, क्योंकि, यदि, जो, जैसा वैसा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है हमारा, उसके बाद रह गया हमारा विराम चिन्ह। तो विराम चिन्हों में कौन कौन सा, ये वाला चिन्ह किसका है, अल्पविराम। सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग होता है। ये होता है कौन सा, पूर्ण विराम, इसका यहाँ पे प्रयोग होता है बाकी समाप्ति पर। ये वाला कौन सा है, विस्मयादि बोधक होता है, जहाँ पुकारने का प्रयोग होता है। ये कौन सा होता है, योजक चिन्ह, ये कहाँ मिलता है, जैसे माता पिता, दाल और चावल, दिन और रात। ये कौन सा होता है, अर्ध विराम होता है। ये कौन सा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, उद्धरण अवतरण चिन्ह बोलते हैं इसको। उसके बाद ये कौन सा होता है, हंस पद, त्रुटि बोधक होता है। छूटे हुए शब्दों के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में हम पढ़ेंगे रस, रस पढ़ेंगे। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को क्या कहते हैं, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, रस को कहते हैं। भरत मुनि ने 8 माने हैं, लेकिन कुल कितने हो गए वर्तमान में, 11 हैं। इनके यहाँ पर है रस और रस के स्थायी भाव। रस की क्या है, रस के स्थायी भाव। तो पहला हमारा कौन सा, श्रृंगार, इसको बोलते हैं रसराज बोलते हैं श्रृंगार को। इसका स्थायी भाव कौन सा है, रति। दूसरा है हास, हास का स्थायी भाव क्या है, हंसी, हास या हंसी। तीसरा है वीर, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। चौथा है करुण, करुण का स्थायी भाव क्या है, शोक या दुख। रौद्र, रौद्र का क्या होता है, क्रोध। छठवां है भयानक, भयानक का क्या होता है, भय या डर। सातवां क्या है, बीभत्स, बीभत्स का क्या होता है स्थायी भाव, जुगुप्सा या घृणा। आठवां है हमारा अद्भुत, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य या विस्मय। नौवां है हमारा शांत, शांत का क्या है, निर्वेद या फिर वैराग्य। 10वां क्या है हमारा वात्सल, वात्सल का क्या है, वत्सलता या बाल प्रेम। 11वां है कौन सा हमारा, भक्ति या ईश्वर, इसका स्थायी भाव क्या है, ईश्वर विषयक रति। तो ये हमारे क्या हो गए, ये सभी के सभी रस हो गए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, काव्य सौंदर्य में क्या है हमारा अगला, क्या है, अलंकार। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। जो शब्दों के माध्यम से चमत्कार करता है उसको क्या बोलते हैं, शब्दालंकार। जो अर्थ के हिसाब से चमत्कार करता है उसको क्या बोलते हैं, अर्थालंकार। तो इसमें पहला क्या है, इसमें कौन कौन से हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास क्या होता है, एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होगी। जैसे चारु चंद की चंचल किरण में, चंचल किरण, तो इसमें चा की आवृत्ति बार बार हो रही, तो यहाँ पे कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार में क्या होगा, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा लेकिन अर्थ अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे घटा है ना, जो घटा का अर्थ होता है काली घटा यानी बादल होता है, इसका अर्थ क्या है, बादल है। यहाँ पे घटा का मतलब क्या है, यहाँ पे कम है। इसलिए इसमें क्या रहेगा,
शब्द एक बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ कैसे होंगे, अनेक रहेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो पानी के यहाँ पे बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अब देखते हैं अर्थ अलंकार में क्या है, अर्थ का चमत्कार मिलता है। जैसे उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा। ये जो 6 बताए हैं ना, ये सबसे ज़्यादा यही वाले पूछे जाते हैं, यानी कि आपको क्या रखना है, ट्रिक याद रखना है। जैसे उपमा कौन सा होता है, इसमें क्या मिलेगा, सा सी से सम सरस मिलेगा। जैसे पीपल पात सरस मंडोला, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, सरस मिल गया। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, उपमा अलंकार हो गया। और कौन सा है, रूपक अलंकार। और इसकी ट्रिक क्या है, उपमेय उपमान में भेद होता है। इसमें क्या मिलता है, उपमेय उपमान में भेद खत्म हो जाता है, ओजक चिन्ह मिलता है, योजक चिन्ह मिलेगा। चरण कमल बंदो हरिराई, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, यूपी पुलिस में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला। इसमें क्या है, ये योजक चिन्ह है। तो चरण कमल बंदो हरिराई में क्या है, रूपक अलंकार होता है। फिर कौन सा है हमारा, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या मिलता है, मानो मनु जानो जनु ऐसे शब्द मिलते हैं। जैसे मानो चंद्रमुख है, तो यहाँ पे कौन सा है, उत्प्रेक्षा। अलंकार का अर्थ क्या होता है, आभूषण। अलंकारवादी कवि कौन से हैं, केशवदास। तो ये हमारा क्या है, अलंकार टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद देखते हैं हम कौन सा, छंद। काव्य सौंदर्य में नेक्स्ट हमारा कौन सा है, छंद। छंद के प्रणेता किसको माना जाता है, पिंगल मुनि को माना जाता है। यहाँ मात्राओं की गणना मुख्य है। इसमें कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सम्मात्रक होता है, दूसरा होता है अर्ध सम्मात्रक, यानी आधी समान रहती हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, चौपाई, रोला, हरिगीत का, ये सब आते हैं सम्मात्रक में। अर्ध सम्मात्रक में क्या होता है, दोहा, सोरठा। चौपाई में क्या होता है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16 मात्राएं रहती हैं। रोला में क्या रहता है, प्रत्येक 4 चरण रहते हैं, प्रत्येक में 24 मात्राएं रहती हैं, 11 और 13 पर यति रहती है, यानी रुकावट। हरिगीतिका में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 28 मात्राएं होती हैं, और 16 और 12 पर यति होती है। उसके बाद कौन सा है, अर्ध सम्मात्रक। इसमें क्या रहता है, दोहा। इसमें विषम पदों में पहले और थर्ड में क्या रहेंगे, 13 मात्राएं, और सम पदों में रहती हैं दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। सोठा में दोहे का उल्टा होता है, विषम में 11 और सम में 13। तो ये मैंने आप सभी को पूरा हिंदी का एक शॉर्ट रिवीजन करा दिया है। आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। रिवीजन इज द की ऑफ मास्टर। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, उस पर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक बना के ले आऊँगा। यदि आपको वीडियो और कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो सेशन को सपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।